हेलो एंड वेलकम बच्चों टू स्ट्रक्चरल चेंजेस आफ्टर लिबरलाइजेशन के सेकंड क्लास में। फर्स्ट क्लास में हमने एक हेल्दी इंट्रोडक्शन लिया था इस पर्टिकुलर चैप्टर को लेके। हमने यहाँ पे एनईपी 1991 का अच्छे से फॉर्मेट समझा। हमने देखा उसके तीन पिलर्स है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमने देखा कि व्हाट लेड द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस एनईपी 1991। हमने देखा यूसी IMDPDF। हमने 8 रीजंस, वी सॉ 8 रीजंस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एनईपी। ऐसा क्या हो गया था कि इंडिया इतना कंगाल हो गया था 1991 तक? आओ, यूसी IMDPDF आ जाओ। यू का मतलब क्या था? फॉल ऑफ यूएसएसआर। सी मतलब हो गया था कंडीशंस इम्पोज्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF। आई का मतलब था इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। एम का मतलब था मैनेजमेंट, जो कि काफी मिसली मैनेज्ड था, है ना, इनफेक्टिव मैनेजमेंट। डीपी में आते हैं, डी का मतलब था डेट, जो कि ह्यूज बर्डन था इंडिया का। देयर वाज ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। पी का मतलब हो गया था पब्लिक सेक्टर का पुअर परफॉर्मेंस, वेरी पुअर, वेरी डिसमल परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। BF में आते हैं, बॉयफ्रेंड में आते हैं। बी का मतलब क्या था? बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आया हुआ था। एफ का मतलब था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में क्राइसिस आया हुआ था। ठीक है, एज दे से बॉयफ्रेंड इज ऑल अबाउट क्राइसिस। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल 8 रीजंस वी सॉ द लास्ट क्लास। आज बेटा अपने स्टार्ट करते हैं लिबरलाइजेशन से। एवरीबॉडी आ जाओ, लिबरलाइजेशन से आज स्टार्ट करते हैं। लिबरलाइजेशन पहला स्तंभ, पहला पॉलिसी, पहला पिलर था एनईपी का। लिबरलाइजेशन में लिबरल वर्ड आता है। लिबरल मतलब क्या हो गया? थोड़ा मॉडर्नाइज होना। जो अपना ऑर्थोडॉक्स स्कीम्स था, जो पुराने ख्यालात के थे हमारे गवर्नमेंट, वो अब थोड़ा मॉडर्नाइज होंगे, थोड़ा अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे। बिकॉज क्लियरली वॉट एवर दे हैड बीन डूइंग 1950 से 1990 तक, दैट वाज नॉट गुड। उन्होंने पब्लिक सेक्टर को तो एकदम आसमान चढ़ा दिया और प्राइवेट सेक्टर को वो बढ़ने नहीं दे रहे थे। प्राइवेट सेक्टर में कोई भी घुसना चाहता, गवर्नमेंट से लाइसेंस पहला बात है मांगना पड़ता उसको, उसी में टाइम निकल जाता पूरा। और गवर्नमेंट यहाँ लाइसेंस बहुत बार देता भी नहीं था। तो देयर वर अ लॉट ऑफ हर्डल्स, अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स। गवर्नमेंट का कंट्रोल राज था, बोल सकते हैं उस समय गवर्नमेंट का कंट्रोल राज था। गवर्नमेंट जो नहीं चाहता था वो नहीं होने देता था। गवर्नमेंट चाहता था ये कंपनी आए तो उसको परमिशन दे देगा, नहीं चाहता था तो नहीं परमिशन देता था। एंड ब्राइब्स तो एकदम अलग लेवल में था उस वक्त। इसीलिए 1991 तक इंडिया का जो प्रोग्रेस था बहुत ही कम था, बहुत कम था बच्चों। बिकॉज गवर्नमेंट पुराना ख्यालात का है। यू गाइस शुड नो, चेंज इज द मोस्ट कांस्टेंट थिंग इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में चेंज इज द मोस्ट कांस्टेंट थिंग। हमेशा अपने आप को हमें कॉन्स्टेंटली चेंज करना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। तो इंडिया वही था, पीछे रह गया। हाँ बोलो हर्षित बाबू। सर, अगर समझ लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी चला रहा हो, तो गवर्नमेंट को लगे कि वो ठीक नहीं है, तो वो बिजनेस स्नैच करके अपने पब्लिक में डाल सकता था उस समय। गवर्नमेंट मैंने 1991 के पहले का बात बोल रहे क्या तुम? यस, जैसे कि समझ लीजिए जब टाटा का एयर इंडिया था, तब हाँ उस समय जवाहरलाल नेहरू जो है टांग के पब्लिक में डाल दिया था। हाँ तो मैंने ये इसी पार्ट का चीज हो गया ना, हाँ हाँ दैट हाँ। दे वर नॉट अलाउड। पहले पहले गवर्नमेंट का एकदम गंदा वाला राज था। गवर्नमेंट जो भी कंपनी के साथ जो चाहता था वो कर देता था, प्राइवेट को पब्लिक बनवा देता था वो। और उस समय हमारे लोगों के पास पैसा भी नहीं था उतना, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो चाहे इंडियन सिटीजन्स हो, किसी के पास भी उतना पैसा नहीं था कि वो आगे बढ़ने का ट्राई कर सके। तो गवर्नमेंट है ना, सब प्राइवेट को क्या, पब्लिक भी बना देता था उस वक्त, अगर उसको लगता था कि पब्लिक सेक्टर में आके वो कंपनी अच्छे से काम करेगा तो देयर वर लॉट ऑफ हर्डल्स। आजकल तो फिर भी यार अच्छा सिस्टम हो गया है मोदी जी के अंदर। चलो ओके। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट चाहता था कि डेवलप करे पब्लिक सेक्टर को, अपना अपना सारा कंपनीज इंडिया में डाले, विथ रेस्ट्रिक्टिव प्राइवेट सेक्टर।
प्राइवेट सेक्टर भी थोड़ा बहुत रहेगा, पर एकदम रेस्ट्रिक्शंस के बीचों बीच रहेगा प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। These policies adversely affected the economic growth and development of India. जी हाँ, बिल्कुल। लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, और देखते हैं। लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल, क्या चीज का रिमूवल? एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस का रिमूवल। जो रेस्ट्रिक्शंस था प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर घुस नहीं सकता था मार्केट में, उसके एंट्री में रेस्ट्रिक्शंस था, और कोई अगर प्राइवेट सेक्टर घुसा हुआ है तो उसके ग्रोथ में भी रेस्ट्रिक्शंस था। ग्रोथ एज इन मतलब क्या हो गया, इतना गंदगी था पता है उस वक्त। आज पकड़ लो, एक कंपनी का 5 स्टोर्स है, तेरा 5 स्टोर्स, उसको 6th स्टोर खोलना है तो उसके लिए भी उसको बहुत पापड़ बेलना पड़ता, गवर्नमेंट को इतना खिलाना पड़ता, उतना खिलाना पड़ता, इस दफ्तर से उस दफ्तर भागना पड़ता, जस्ट टू ओपन वन मोर ब्रांच। कितना स्लो सिस्टम था, ग्रोथ में रेस्ट्रिक्शंस था। जी हाँ, अगर कोलगेट को पकड़ लो, कोलगेट अपना टूथपेस्ट बनाता है। कोलगेट अगर चाहता कि हम एक ऐसा टूथपेस्ट बनाए जिसमें नमक ज्यादा हो, सोनाक्षी सिन्हा ऐड करेगी उसमें, नमक ज्यादा हो, तो उसके लिए भी उसको गवर्नमेंट के पीछे भागना पड़ता कोलगेट को, कि भैया प्लीज हम कर दे क्या ऐसा, प्लीज हम आप को अलाउ कर दीजिए, हम थोड़ा अलग एक ठो बनाते हैं टूथपेस्ट जहां नमक ज्यादा हो। तो एंट्री में तो रेस्ट्रिक्शंस था ही, साथ में जो एंटर्ड प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस भी था। समझ में आया? और प्राइवेट सेक्टर में दोनों आता है, दोनों, डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर भी, और जो बड़े बड़े एमएनसीज होते हैं, जो फॉरेन का जो भी लोग है जिनको इंडिया में बिजनेस खोलना है, पकड़ लो केएफसी खोलना है, डोमिनोज पिज्जा, पिज्जा हट, बर्गर किंग, जो भी फॉरेन प्राइवेट सेक्टर है, उन लोग भी अब क्या है 1991 के बाद अब क्या है, इंडिया में अपना बिजनेस खोल सकते थे। इंडिया में they could have opened their brick and mortar stores, चूना मिट्टी का दुकान आराम से खोल सकते थे इन लोग, but this only happened after 1991 after liberalization। लिबरलाइजेशन में बच्चों ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली पूरा लाइन ही इंपॉर्टेंट है ऐसे तो। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, रिमूवल, रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस, एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। चलो आ जाओ, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्स। गवर्नमेंट गंदे तरीके से जकड़ा हुआ था इंडस्ट्री को, एकदम गंदे तरीके से जकड़ा हुआ था इन्वेस्टमेंट को, कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकता है कहाँ नहीं हो सकता है सब गवर्नमेंट से पूछ के करना पड़ता। आज पकड़ लो अंबानी को, अंबानी जियो, जो अंबानी जी है हमारे जियो वाले, उनको अगर टावर्स खड़ा करना है तो टावर्स खड़ा करने के लिए वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे, बार बार वो मोदी जी के पास नहीं जाएंगे, वो जगह देख लेंगे कहाँ पे उनको टावर खड़ा करना है। जैसे बहुत सारे बिल्डिंग्स के ऊपर आप देखे होंगे ना, बहुत सारे बिल्डिंग्स के छतों में बड़ा बड़ा टावर लगा रहता है, तो अंबानी जी क्या करेंगे, उन बिल्डिंग वाले से बात करवा देंगे कि भैया हम लोग तुम्हारे ऊपर टावर लगवा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस टावर में, तुमको थोड़ा बहुत हम रेंट दे देंगे उसका, बस दोनों पार्टी खुश, काम खत्म। गवर्नमेंट का रोल ही नहीं है इसमें, पर पहले गंदे तरीके से गवर्नमेंट का रोल था, ठीक है। जिसको जहां समझ नहीं आया ऑनलाइन वालों पूछना, इंपोर्ट में गंदे तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखा था, फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स वॉलर्स में कंट्रोल करके रखा था, एंड अदर एक्टिविटीज। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, इन सारे शैकल्स को, ऑब्स्टिकल्स को रिड्यूस करना, जहां जहां पॉसिबल हो रिमूव ही कर दो, नहीं तो रिड्यूस तो करना ही है, ठीक है। पर इतना एक चीज समझ लो, इट डिड नॉट मीन अ पॉलिसी ऑफ लाइफ फेरी। लाइसेज फेरी मत पढ़ना, इसको लाइफ फेरी बोलते हैं। इट्स अ फ्रेंच फ्रेज, इट्स अ फ्रेंच फ्रेज फॉर व्हाट, इट्स अ फ्रेंच फ्रेज फॉर जो जैसा हो रहा है उसको वैसा होने दो, हम अपना बैठे रहेंगे बस, जहां जैसे जो भी जैसे कुछ भी कर रहा हो उसको करने दो। इसको बोलते लाइफ फेरी कॉन्सेप्ट,
यहाँ गवर्नमेंट एकदम चुप रहता है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बोलता। वहां कोई चोरी चकारी कर रहा है, कोई किसी का मर्डर कर दे रहा है, जो हो रहा है होने दो। दिस इज कॉल्ड लाइफ फेरी। इसका मतलब क्या है? whatever is happening, whatever is happening, let it happen. whatever is happening, let it happen. तो लिबरलाइजेशन का मतलब ये नहीं था कि 100% लिबरल हो जाएंगे अपने, कि गवर्नमेंट बेटा एकदम है ना शांति से बैठा रहेगा, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया कंप्लीटली अनरेगुलेटेड इकोनॉमी रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर यह है कि जो भी रेगुलेशंस है इंडिया में वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब ये नहीं कि 100% आजादी है, जिसको जो करना है करो, नहीं। पर हाँ, पुराने जमाने का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो काफी हद तक अब रिड्यूस हो जाएगा, वो काफी हद तक अब रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज लिबरलाइजेशन। आओ, लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन refers to removal. Liberalization refers to removal of, बच्चों, which type of restrictions? Sir, entry and restrictions, entry and growth of a private sector. हाँ, liberalization refers to removal of entry and growth restrictions. किस टाइप का restrictions? Entry and growth restrictions, इसका removal। On what? Restrictions of private sector. प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे वो अब हट जाएंगे। कैसे रेस्ट्रिक्शंस थे? एंट्री का, प्राइवेट सेक्टर को घुसने नहीं मिल रहा था, वो एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। और कोई अगर प्राइवेट सेक्टर लाइसेंस लेके घुस भी गया होगा, तो अगर उसको ग्रो करना हो, एक्सपैंड करना हो, तो भी गवर्नमेंट का क्या है? गवर्नमेंट के साथ के सामने पापड़ बेलना पड़ेगा। चलो आ जाओ, अब अपने आते हैं बच्चों लिबरलाइजेशन के फीचर्स में। मैं आप लोग को मस्त नेमोनिक एक बना के दिखाने वाला हूं। आ जाओ, लिबरलाइजेशन के फीचर्स। बच्चों, देयर आर 5 फीचर्स। ठीक है, लिबरलाइजेशन का 5 फीचर्स है। और देखो, लिबरलाइजेशन जो था वो इकोनॉमी को फिट बनाने के लिए किया गया था, राइट? जो सरकारी बाबू लोग जो एकदम बैठे बैठे बिना काम करते उनका पेट निकलते जा रहा था ना, अब लिबरलाइजेशन किया हुआ है ताकि नए नए कंपनीज आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। अब कोई सोएगा नहीं, अब सब काम पे लग जाएंगे कि भैया हमें हमारी कंपनी को आगे लेके जाना है, हमें हमारी कंपनी को आगे लेके जाना है। लिबरलाइजेशन इकोनॉमी को फिट बनाता। यही नेमोनिक है, यही नेमोनिक है बच्चों, यही नेमोनिक है, यही नेमोनिक है, फिट। लिबरलाइजेशन इकोनॉमी को फिट बनाने के लिए किया गया था। FFIIT, FFIIT। ठीक है, आ जाओ। F का मतलब हो गया फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स आए थे। कोई बता सकता है फाइनेंशियल सेक्टर का एग्जांपल? कुछ मतलब कुछ आइडिया वाइडिया हो तो अगर। फाइनेंशियल सेक्टर किस चीज का बात करता है? What would you normally associate with country finance, country's finance, economy. country's finance? मतलब कुछ एग्जांपल दे सकते हो? फाइनेंशियल सेक्टर पैसे को ले दे के बात करता है। बिल्कुल सही अनमोल, बिल्कुल सही लिखे हो। पैसे का जहां बात हो। हाँ मारूफ, क्या बोल रही हो बाबू तुम? सर बैंक। बिल्कुल सही, सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैंक। फाइनेंशियल सेक्टर भाई पैसे का लेन देन कहां से होता है, किससे होता है? बैंक से होता है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे प्राइम एग्जांपल हो जाएगा बैंक।
फिर स्टॉक एक्सचेंज होता है, शेयर मार्केट, ये सब होता है, वो भी आ जाएगा, म्यूचुअल फंड्स भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया फाइनेंशियल सेक्टर। इसमें कुछ रिफॉर्म्स आया था लिबरलाइजेशन के हिसाब से। नेक्स्ट एफ का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स देखे थे ना आपने कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पूरा घट चुका था, तो इस एरिया में भी इंडिया को काम करना था। आई का मतलब हो गया इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, कैसे इंडिया के इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा सके, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स भी थे। दूसरे आई का मतलब हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो एलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो डेप्रिशिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको कैसे हम बढ़ा सके आगे, है ना, उसको और मजबूत बना सके अंबुजा सीमेंट से। टी का मतलब हो गया ट्रेड, सिंपल, टी मींस ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। क्या हमारा ट्रेड रिलेशंस था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बात होगा यहाँ पे। आप लोगों को तो पता ही है, अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस पढ़े थे। क्या लगता है बच्चों, 1991 के पहले इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता था कि इंपोर्ट ज्यादा करवाता था? इम्पोर्ट। बिल्कुल सही, हाँ तुम लोग भी सही लिख रहे हो, इंपोर्ट। तो इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करवाता था, तो इस कारण हमारे सारे डॉलर्स जो है वो बाहर निकल जाते थे। तो उस चीज को भी थोड़ा करेक्ट करना था हम लोग को। तो ट्रेड सेक्टर में भी क्या है, ट्रेड सेक्टर में भी क्या है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट्स आया। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन में, लिबरलाइजेशन के तहत 5 सेक्टर्स में, 5 एरियाज में रिफॉर्म्स आया था। फाइनेंशियल सेक्टर, फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड सेक्टर। तो आओ एक एक करके बच्चों देखें इन पांचों को, अपने मस्त तरीके से समझेंगे, कोई चिंता नहीं है। अगर अभी तक सब कुछ क्लियर है वैसे तो अंगूठा दिखा दो, यस लिख दो, बोल दो एक बार। जो लिख रहे हो लिखते जाओ, जो अंगूठा दिखा रहे हो दिखाते जाओ, फीडबैक फटाफट देते जाओ सब। चलो ओकी डोकी, आते हैं इन पांचों रिफॉर्म्स को देखते हैं। चलो, ये हो गया एफ, एफ फिट का एफ एफ आ गया, आई, आई टी, फिट है बॉस। चलो ठीक है, सबसे पहले अपने घुसते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में। आ जाओ, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर ये इकोनॉमी का वो पार्ट है जो लेंडिंग एंड बोरोइंग एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, जो बच्चों मनी से जुड़ा हुआ है। सिंपल मतलब क्या है, जो मनी के लेन देन से जुड़ा हुआ है। फाइनेंशियल सेक्टर इज दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी जो लेंडिंग एंड बोरोइंग मनी से जुड़ा हुआ है। इसमें कैसे कैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं बच्चों, कमर्शियल बैंक्स आता है, जैसे अपना एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ऑल दीज आर कमर्शियल बैंक्स, ये सब आता है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ये बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, ये बड़े बड़े बैंक्स होते हैं जो बड़ा बड़ा लोन देने के काबिल होते हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गया अपना, एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन सब जगहों में पैसों का लेन देन होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, इन सब का लेन देन होता है। इसको अपने फाइनेंशियल सेक्टर बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों, आ जाओ। फाइनेंशियल सेक्टर में 5 मेजर रिफॉर्म्स आया था। सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जो है वो आरबीआई को अपना औकात याद दिलाने का रिफॉर्म आया था। आरबीआई के रोल में एक सुपर चेंज आया, आरबीआई के रोल में एक सुपर चेंज आया। बच्चों देखो क्या है, एक होता है रेगुलेटर, रेगुलेटर होता है, कंट्रोलर होता है, रेगुलेटर होता है, कंट्रोलर होता है। जैसे अगर आप सारा काम आप अगर किसी को पूछ के करते हो, आपको उनसे परमिशन लेना पड़ता है। अगर
इसका मतलब वो आपकी लाइफ को रेगुलेट कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट देयर परमिशन, ठीक है? इसको बोलते हैं रेगुलेटर। एक होता है फैसिलिटेटर। दूसरे स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड में कौन आता है बच्चों? फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर इज हेल्पर। समझ में आ रहा है? फैसिलिटेटर इज हेल्पर। इससे आपको पूछ के नहीं करना है कुछ, इससे आप हेल्प मांग सकते हो। ये एक फ्रेंडली एटीट्यूड रखेगा आपकी तरफ। आप जब भी इससे हेल्प मांगोगे ना, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है? इन दोनों में से बताओ तो कौन सा बेटर होगा? फैसिलिटेटर। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो सब, बिल्कुल सही, फैसिलिटेटर ऑफ कोर्स। इन दोनों में से बेटर क्या होगा? रेगुलेटर इज वेरी रिजिड, है ना, खड़ूस टाइप साउंड करता है, पर फैसिलिटेटर हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड, फ्रेंडली फीलिंग आता है इसमें से। तो आरबीआई का रोल में भारी चेंज आया। जहां पहले आरबीआई अपने आप को एकदम बेताज बादशाह मानता था, उसका अब रोल जो है गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया, फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। पहले क्या, बैंक वालों को जो भी काम करना होता था आरबीआई से पूछ के करते थे, ए टू जेड जो भी काम करना होता था आरबीआई से पूछ के करते थे। समझ रहे हो? अब क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर जो है, इट इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन मेनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई। हाँ, ये जो कमर्शियल बैंक्स है, कोई प्रॉब्लम में फंस गए अगर, तो आरबीआई से राय ले सकते हैं, आरबीआई से पूछ सकते हैं कि भैया थोड़ा हेल्प करिए मेरे को आप। पर हर एक काम में, ए टू जेड काम में दरकार नहीं है कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई का परमिशन देना। समझ में आ गया? सो दिस वाज अ मेजर चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई, फ्रॉम बीइंग अ खड़ूस टू बीइंग द मोस्ट फ्रेंडली नेचर पर्सन। ये चेंज, ह्यूज चेंज आया आरबीआई के रोल में। कहां से कहां? रेगुलेटर से फैसिलिटेटर, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर। नेक्स्ट आता है अपने, नेक्स्ट आते हैं प्राइवेट बैंक्स के एस्टैब्लिशमेंट में। पहले क्या है, बहुत सारे पब्लिक बैंक्स थे। माने भाई, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, मतलब देख रहे हो, हर एक राज्य का ऐसे लग रहा था अपना अपना 8-10 बैंक है। ये सब क्या हो गए? सब पब्लिक बैंक ही तो हो गए ना। अब हजारों बैंक्स, हजारों छोटे छोटे पब्लिक बैंक्स 1991 तक जमा हो गया इंडिया में। उसमें से मैक्स ऑफ देम वे लॉस मेकिंग, मैक्स ऑफ देम वे लॉस मेकिंग। अब भाई 10 बच्चा पैदा करोगे तो क्या सारे बच्चे सक्सेसफुल रहेंगे क्या अपने लाइफ में? नहीं, है ना? तो पहले पब्लिक बैंक्स का ही राज था, प्राइवेट बैंक्स को घुसने नहीं दिया जाता था। जो घुसे हुए थे वो घुस गए, पर नए बैंक्स को घुसने नहीं दिया जाता था। अब क्या है, 1991 से नए बैंक्स, नए प्राइवेट बैंक्स, चाहे वो इंडियन बैंक्स हो चाहे वो फॉरेन बैंक्स हो, इंडिया में घुस सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं अपना। तो ये एक रिफॉर्म आया था, ठीक है? ये जो रिफॉर्म पॉलिसीज था, ये जो अपना रिफॉर्म पॉलिसीज था, लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंडियन एज वेल एज फॉरेन। फॉरेन में अपना स्टैंडर्ड चार्टर्ड आ गया, सिटी बैंक आ गया, बहुत सारे बैंक्स हैं ऐसे, ठीक है? इंडियन बैंक जैसे आईसीआईसीआई, फॉरेन बैंक जैसे एचएसबीसी, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। अब ये प्राइवेट बैंक्स जो आए हैं, इससे कस्टमर्स को बहुत फायदा हो रहा है, कस्टमर्स को बहुत फायदा हो रहा है। अब इतने सारे बैंक्स आ जाएंगे, प्राइवेट बैंक्स में तो भाई भावना रहता है प्रॉफिट मेकिंग का, बहुत इंटेंस कंपटीशन रहता है उनके बीच में। तो वो चाहेंगे मैं बेस्ट से बेस्ट काम दिलाऊं, बेस्ट से बेस्ट काम दिलाऊं मैं अपने कस्टमर्स को, उनके मैं काम आऊं। तो दिस बेनिफिट द कस्टमर्स थ्रू लोअर इंटरेस्ट रेट्स एंड बेटर सर्विसेज। कंज्यूमर्स का भला हो गया ना इससे। आज पहले बीएसएनएल के जमाने में, बैंक नहीं है, आई एम डेविएटिंग फ्रॉम दिस पार्ट, बीएसएनएल के जमाने में पता है बच्चों, उस समय का बात बता रहा हूं मैं, 15-20 साल पहले का, बीएसएनएल के जमाने में एक एक मिनट का 1 रुपया लगता था, सोचो।
उस समय का 1 रुपया अभी के 3-4 रुपए के बराबर होगा। 1 मिनट का लगता था 1 रुपया। आज बच्चों जियो जैसा कंपटीशन नहीं आता मार्केट में, तो क्या होता फिर? हम लोग अभी भी कॉल्स का पैसा दे रहे होते। जियो के आते ही जियो क्या इंट्रोड्यूस कर दिया कि कॉल्स आर फ्री, विल गिव यू फ्री कॉल्स। तो अब क्या हो रहा है, सब लोग वही अपना रहे हैं, है ना? तो अगर कंपटीशन बढ़ता है तो अल्टीमेटली फायदा किसको होता है बच्चों? कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट रिफॉर्म क्या था? फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लिमिट बढ़ा दिया गया था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लिमिट बढ़ा दिया गया था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? जैसे पकड़ लो कोई इंडियन कंपनीज है, ठीक है, फॉरेनर या तो वो पूरा इंडियन कंपनी खरीद लिया, पूरा अपने नाम कर लिया वो, या पकड़ लो पार्टनरशिप में आ गया है। जैसे मार्क जकरबर्ग, फेसबुक। फेसबुक याद है आप लोगों को बच्चों? फेसबुक कितना % खरीदा था जियो में ओनरशिप? लास्ट ईयर हुआ था ये सब। लास्ट ईयर सबका तो लॉकडाउन चल रहा था, पर अंबानी भाई पैसा पे पैसा छापे जा रहा था। 8-10 इंटरनेशनल फर्म्स जियो में हिस्सा खरीदे। फेसबुक भी कितना है, 8-10% खरीदा होगा जियो में स्टेक, सोचो। तो ये क्या हो गया? फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया। गवर्नमेंट ने क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लिमिट जो है वो रेज करके 51% तक कर दिया। मतलब कोई भी इंडियन कंपनी है, अगर कोई फॉरेनर खरीदना चाहता है उस कंपनी को, तो मैक्स टू मैक्स वो 51% खरीद सकता है उस कंपनी को, ताकि वो ओनर बन जाए, उसका मालिक बन जाए, पर फिर भी 49% वो पार्टनरशिप में रहे विद द इंडियन फर्म। पूरा का पूरा उसका कंपनी नहीं हो जाए, ठीक है ना? जिसको समझ नहीं आए पूछना बच्चों, और इफ यू वांट फर्दर क्लैरिटी, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये इनको अलाउ कर दिया गया था टू इन्वेस्ट इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, इंडियन शेयर मार्केट्स। और मैं एक चीज समझाता हूं आप लोगों को। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है आपको अजीब लग रहा होगा, मैं समझाता हूं ये चीज। आ जाओ बच्चों, फॉरेनर्स इंडिया में कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसका 2 रूट है। इसका 2 रूट है। एक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको अपने एफडीआई बोलेंगे प्यार से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और दूसरा हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो कि बेटा अपना एफआईआई हो गया। तो कोई फिरंगी बाबू को इंडिया में पैसा लगाना है, इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो या तो वो एफडीआई के थ्रू कर सकता है या तो वो एफआईआई के थ्रू कर सकता है। एफआईआई का मतलब क्या हो गया कि वो इंडियन शेयर मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है। क्या कर रहा है वो? इंडियन शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, ठीक है। और एफडीआई मतलब क्या हो गया कि वो खरीद रहा है इंडियन कंपनी को। एफडीआई का मतलब हो गया कि वो इंडियन कंपनी को ही खरीद ले रहा है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है ना 51%, 51%, तो मैक्स टू मैक्स वो माने पूरा कंपनी को नहीं खरीद सकता, वो मैक्स टू मैक्स कितना परसेंटेज खरीद सकता है उसका? 51%, ठीक है। आज पकड़ लो आप लोग इंडिया में बैठे हो, आप लोग को एप्पल का, फेसबुक का, स्नैपचैट का शेयर्स खरीदना है, नेटफ्लिक्स का शेयर्स खरीदना है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में तो शेयर्स नहीं है इनका, इनका शेयर्स तो यूएस स्टॉक मार्केट में है। तो अगर आप वहां से स्टॉक खरीदोगे, इसका शेयर्स खरीदोगे, इसको अपने क्या बोलेंगे? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और अगर आप नेटफ्लिक्स में ही ओनरशिप ले लिए आप,
आपके पास इतना पैसा आ गया कि आप नेटफ्लिक्स को खरीद लो, तो ये हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। समझ में आया बच्चों ये पार्ट? कुछ डाउट है ये पार्ट में तो बोलो मेरे को। आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलो ओके। नेक्स्ट, नए नए ब्रांचेस अगर खोलने थे बैंक्स को, उसके लिए भी बेटा पहले परमिशन लेना पड़ता था। सोचो, माने मैं ब्रांच भी कहीं अपने हिसाब से नहीं खोल सकता। एक होता है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन अलग हो गया। एक होता है परमिशन लेना, परमिशन इज अ डिफरेंट थिंग देन रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या है कि अपने मन में ख्याल आया अपने को खोलना है ब्रांच, इस जगह में ब्रांच खोलना है, अपने बैंक का ब्रांच खोलना है, बस मैं जाके खोल दूंगा ब्रांच वहां पे और मैं रजिस्टर करवा लूंगा आरबीआई के साथ। दूसरा होता है परमिशन लेना पहले आरबीआई से। तो पहले ये गंदगी था कि पहले तुमको जाके आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। पर नाउ बैंक्स वर गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। ठीक है। नेक्स्ट आता है कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स फॉर द अनइनिशिएटेड। कैपिटल मार्केट हो गया बच्चों शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट हो गया शेयर मार्केट। कोई भी कंपनी को अगर शेयर मार्केट में उतरना है, कोई भी कंपनी को अपना शेयर्स बेचना है शेयर मार्केट में, तो वो आराम से अपना शेयर्स बेच सकता है आईपीओ करके। जैसे आप लोग सुने होंगे अभी कुछ दिन पहले नाइका का आईपीओ आया है ना, एक साल पहले बर्गर किंग का आया था, अभी बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, पेटीएम का भी आ रहा है। तो पहले क्या था, अगर आपको आईपीओ डालना है, अगर आपको अपने शेयर्स, अपने कंपनी के शेयर्स को बेचना है शेयर मार्केट में, तो आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ता था, इस दफ्तर जाओ उस दफ्तर जाओ, बहुत परमिशन लेना पड़ता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं है। नाउ अ न्यू कंपनी कैन बी फ्लोटेड इन द शेयर मार्केट, मतलब कैन बी ब्रॉट इन द शेयर मार्केट, इश्यू कर सकता है नए शेयर्स विदाउट सीकिंग द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, विदाउट सीकिंग द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। पर सबके बापूजी बैठे हैं सेबी। शेयर मार्केट वर्क्स अंडर द गाइडेंस, अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सेबी। जैसे कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से डरते हैं, आरबीआई के अंडर काम करते हैं, वैसे शेयर मार्केट जो है वो सेबी के अंडर काम करता है। आप लोग सुने भी होंगे शायद, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये वॉच डॉग है, ये पूरे कैपिटल मार्केट शेयर मार्केट को देखता है कि सब कुछ स्मूथली फंक्शन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, जहां भी इसको दिखा कुछ फ्रॉड एलिमेंट आ गया है तो ये एक्शन लेगा, फिर ये एक्शन लेगा फिर। ठीक है ना बच्चों, चलो। तो हम लोगों ने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पढ़ा, यहां हमने देखा आरबीआई का रोल कैसे चेंज हुआ, प्राइवेट बैंक्स अब एस्टैब्लिश हो सकते हैं। प्राइवेट बैंक्स, पहले तो पब्लिक बैंक से थे, अब प्राइवेट बैंक्स एस्टैब्लिश हो सकता है। प्राइवेट बैंक्स नया नया ब्रांचेस कहीं भी खोल सकता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ गया है अप टू 51%, और शेयर मार्केट में भी अच्छा खासा रिफॉर्म्स आया है। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, ओके। नेक्स्ट आते हैं अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। आ जाओ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर अपने को पता है, हमें ब्रिटिशर्स से टूटा फूटा इंडस्ट्रियल सेक्टर मिला था, और प्राइवेट इंडस्ट्रीज घुस सकते नहीं थे मार्केट में, गवर्नमेंट मेड श्योर ऑफ दैट। कुछ कुछ थे प्राइवेट इंडस्ट्रीज, पर बाकी नहीं घुस सकता था। बहुत सारा लाइसेंस का सिस्टम था, पता है, बहुत सारा लाइसेंस का सिस्टम था, पूरा कंट्रोल राज था गवर्नमेंट का। अभी जैसे रेलवेज है ना, रेलवेज पूरा का पूरा गवर्नमेंट का है। अंबानी बोलेगा मैं खुद का रेलवे सेक्टर बनाऊंगा, गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ दैट। तो रेलवेज वाला जो इंडस्ट्री है उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट काम कर सकता है। आपको सुन के माइट भी हैरानी हो कि 20-30 साल पहले तक, 30 साल पहले तक एयरवेज जो है, एयरलाइंस जो है, इसमें भी सिर्फ गवर्नमेंट का कब्जा था। समझ में आ रहा है? जो एयरलाइन का इंडस्ट्री था उसमें भी
ये नियम था कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं आ सकता। नो प्राइवेट प्लेयर कैन ओन एन एयरलाइन कंपनी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का रहेगा। पर अभी आप लोग देखते हो प्राइवेट सेक्टर भी घुसा हुआ है। एक आध बताओ तो प्राइवेट सेक्टर का नाम जो एयरलाइन में घुसा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही लिख रहा है, लिखते जाओ। एक आध ऐसे प्राइवेट कंपनीज बताओ जो एयरलाइन के बिजनेस में घुसे हुए हो। हाँ सिंपल एकदम, इंडिगो हो गया, इंडिगो हो गया, टाटा विस्तारा, ये सब हो गया। कुछ समय पहले तक विजय माल्या का किंगफिशर भी था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर को ऐसे जकड़ा हुआ था कि एफिशिएंटली काम नहीं हो रहा था उसमें। गवर्नमेंट की 100 कंपनीज थे इंडस्ट्रीज में, और अपने को तो पता है कि गवर्नमेंट का जो कंपनीज होता है वहां जो सरकारी बाबू काम करते हैं उनको काम से मतलब नहीं है। उनको पता है गवर्नमेंट उनको निकालेगा भी नहीं। गवर्नमेंट काम करता है सोशल वेलफेयर से ना, तो गवर्नमेंट उनको निकालेगा भी नहीं। तो बस 8 घंटा का जॉब है भैया, 3 घंटा काम करो, बाकी सो जाओ पूरा समय। तो इस कारण इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत वीक होते जा रहा था, वीक होते जा रहा था। हम सामान अच्छा खासा नहीं बना पा रहे थे, हम एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे थे इंडिया से, और हम क्या है, इंपोर्ट तो भर भर के करवाते थे। तो समथिंग वाज रियली प्रॉब्लमैटिक। तो 1991 में क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स आया था लिबरलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। आ जाओ, 1991 के पहले देयर एग्जिस्टेड अ रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग एंड कंट्रोल्स। गवर्नमेंट लाइसेंस देता था तभी आप इंडस्ट्री में घुस पाओगे, और मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज वेर अंडर पब्लिक सेक्टर ओनली। उस इंडस्ट्री में तुम लाइसेंस के लिए अप्लाई भी करोगे ना, गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देगा। लाइक पकड़ लो अपना ये डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, डिफेंस इक्विपमेंट। अंबानी के पास जितना ही पैसा हो, अंबानी कैन नॉट क्रिएट अ कंपनी कॉल्ड जियो एक्सप्लोसिव्स या जियो मिसाइल्स, जियो जेट्स, है ना, लड़ाकू विमान। अंबानी नहीं बना सकता, बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है ना, डिफेंस इंडस्ट्री, ये गवर्नमेंट ने रिजर्व किया हुआ है। गवर्नमेंट ने बोला है कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही घुसा हुआ रहेगा। नो प्राइवेट कंपनी कैन कम टू डिफेंस वाले इंडस्ट्री में। ऑलराइट, यहां सिर्फ डिफेंस इंडस्ट्री का बात हो रहा है, वहां ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्रीज का बात होता था। सोचो 1991 के पहले इतना गंदा लाइसेंसिंग का सिस्टम था कि मोटा मोटी सारा इंडस्ट्रीज में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही घुस सकता था। सोचो, प्राइवेट सेक्टर का पूरा सख्त मनाही था उस इंडस्ट्री में घुसने के लिए, ठीक है। दिस बिकेम अ हर्डल इन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, दिस बिकेम अ हर्डल इन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। क्योंकि देखो, पहले प्राइवेट सेक्टर बहुत कम कंपनीज थे, तो कंपटीशन का भावना भी नहीं था ना, और जहां कंपटीशन नहीं होता है वहां ग्रोथ नहीं होता, ठीक है। आज खुद देखो ना, अगर आपकी गर्लफ्रेंड 4 साल पुरानी हो, ठीक है, तो आपको उससे उतना बात करने का मन नहीं करेगा, प्यार करने का मन नहीं करेगा। पर वहीं दिख जाए कि यार एक नए लड़के से तो बहुत बात कर रही है वो, और वो नए लड़के से बात करते करते मुस्कुराती है, खुश होती है, तो भैया खलबली मचेगा, लगेगा हमारा तो कंपटीशन आ गया है। तब गर्लफ्रेंड के लिए क्या है, एक नया प्यार जागेगा फिर, है ना। तो कंपटीशन वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, जो कि उस समय मिसिंग था। This became a hurdle in the industrial sector as it led to delays in investment decisions, bureaucratic rapism, etc. ब्यूरोक्रेटिक रेटापिज्म मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से जानबूझ के मनाई, मनाई हर चीज में मनाई कि नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना है। जो गवर्नमेंट को थोड़ा ज्यादा पैसा खिला दिया हो उसको फिर भी वो बोल देगा कि चलो ठीक है तुम घुस जाओ। पर मैक्सिमम के केस में क्या है, इट वाज अ स्ट्रिक्ट नो नो नो, ठीक है। चलो आ जाओ। तो इस कारण क्या हो रहा था, बड़ा ही इनएफिशिएंट, हाई कॉस्ट एंड वीक इंडस्ट्रियल सेक्टर बन रहा था, हाई कॉस्ट एंड वीक इंडस्ट्रियल सेक्टर बन रहा था, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं।
इंडस्ट्रीज में क्या क्या रिफॉर्म्स आया था, चलो उनको देखेंगे अपने आप। आ जाओ, चलो आ जाओ। ओके, सबसे पहला चीज था कि जो लाइसेंसिंग का सिस्टम था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का सिस्टम था, ये पूरे तरीके से अबॉलिश हो जाए, ये पूरे तरीके से अबॉलिश हो जाए। कि जो था ना कि कुछ कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो रिजर्व्ड थे फॉर द पब्लिक सेक्टर, वहां प्राइवेट घुस ही नहीं सकता है, ये सब चीज को हटा देना था, ये सब चीज को हटा देना था। जो न्यू पॉलिसी बना, इट अबॉलिश्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट फ्यू सेंसिटिव इंडस्ट्रीज। कैसे इंडस्ट्रीज? अल्कोहल, सिगरेट्स, डिफेंस, एक्सप्लोजिव्स एंड हजार्डस केमिकल्स। हजार्डस केमिकल्स, ये 5 इंडस्ट्री है, ये 5 इंडस्ट्री है जहां गवर्नमेंट बोलता था कि अगर किसी प्राइवेट को घुसना है हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। बाकी कोई भी इंडस्ट्री में घुस जाओ, लिबरलाइजेशन के बाद का मैं बात कर रहा हूं, बाकी कोई भी इंडस्ट्री में घुस जाओ गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। आज जैसे अपना एडीएनसी है, एजुकेशन इंडस्ट्री में है ना एडीएनसी, तो पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो क्या मैं गवर्नमेंट से पूछ के खोला अपना सेंटर कि नहीं मैंने गवर्नमेंट जी मैं खोल लूं क्या, प्लीज कुछ ब्राइब चाहिए आपको तो बोलिए? ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने आराम से खोल लिया, गवर्नमेंट को तो पता भी नहीं होगा शायद। पर ये सब इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन लेना पड़ता था, और बहुत सारे केसेस में तो गवर्नमेंट परमिशन देता भी नहीं था। These are very sensitive industries, right? अल्कोहल हो गया, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, एक्सप्लोजिव्स एंड केमिकल्स। अब ऐसा सिस्टम हो गया है कि नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू सेट अप न्यू यूनिट्स, एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई। पहले सोचो, पहले कितना लाइसेंस चाहिए होता था। आप नया बिजनेस खोल रहे हो उसके लिए लाइसेंस चाहिए, आप अगर एक ब्रांच खोल रहे हो बिजनेस का, एक्सटेंड कर रहे हो, फर्स्ट फ्लोर में आपका बिजनेस है, आप सेकंड फ्लोर भी ले रहे हो अपने नाम, उसमें भी लाइसेंस चाहिए था। और अगर आप टूथपेस्ट बनाते हो, थोड़ा नमक नींबू उसमें ज्यादा डालना हो, डाइवर्सिफाई करना हो अपने प्रोडक्ट के लाइन को, तो भी गवर्नमेंट से परमिशन, गवर्नमेंट से लाइसेंस। जस्ट इमेजिन, इतना हर्डल से भरा हुआ प्रोसेस था पहले, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पर लाइसेंस चाहिए कुछ कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज के लिए, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस चाहिए अपने, जो कि अपने यहां देख चुके हैं, जो कि अपने यहां देख चुके हैं। इन सेंसिटिव इंडस्ट्रीज में अभी भी कुछ कुछ लाइसेंस का दरकार पड़ता है। ठीक है, चलो ओके बच्चों, अबॉलिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हो गया अपना। नेक्स्ट, डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर तो तानाशाही था उस वक्त, सारे के सारे इंडस्ट्रीज में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही घुसे पड़े थे। There were many industries only reserved for the public sector, वहां प्राइवेट घुस भी नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे, ठीक है। 17 इंडस्ट्रीज थे, ऐसे 17 इंडस्ट्रीज थे जो कि एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड थे, एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर। यहां पे प्राइवेट घुसने का सवाल ही नहीं था। अब वो क्या है, 3 इंडस्ट्रीज में रिड्यूस हो गया है, जो कि आप लोग को समझ भी आ रहा होगा। ये 3 इंडस्ट्री में क्या है, कोई भी प्राइवेट आदमी घुस नहीं सकता। एक डिफेंस इक्विपमेंट, यहां अभी भी गवर्नमेंट का ही राज है, गवर्नमेंट की ही कंपनीज है। एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, पता चला बेटा प्राइवेट लोग घुस गए एटॉमिक एनर्जी जनरेशन में, प्राइवेट लोग घुस गए इसमें और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। ये तो देश की सिक्योरिटी के अगेंस्ट है ना, तो इसमें कोई कंपनी नहीं घुस सकता। और रेलवे, रेलवे में कोई कंपनी नहीं घुस सकता। माइट बी बिकॉज रेलवे का इतना सारा ट्रैक्स होता है, इतना एक्सटेंसिव ट्रैक्स होता है। अगर अलग अलग कंपनी अपना रेलवे बनाएगा तो क्या पता कोलिजन हो जाए बिटवीन 2 रेलवेज, है ना। एक एक यूनिटी होना चाहिए, एक पर्टिकुलर कंपनी होना चाहिए जो पूरा रेलवे चलाए इंडिया में, सारे ट्रैक्स के बारे में जाने वो कि कौन सा ट्रैक कहां से कहां जा रहा है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये 3 जो इंडस्ट्रीज है ये अभी भी पब्लिक के अंदर है,
बट इट हैज बीन रिड्यूस्ड। पहले 17 इंडस्ट्रीज थे एक्सक्लूसिवली फॉर देम, अब सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज है एक्सक्लूसिवली फॉर देम। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट आते हैं बच्चों अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में डी रिजर्वेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में डी रिजर्वेशन, बताओ तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता होगा? बोलो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता होगा? अपने इसको बोल सकते हैं रूरल इंडस्ट्रीज। मान के चल लो क्या, रूरल इंडस्ट्रीज, जहां प्रोडक्शन कम होता है। बिल्कुल सही अनमोल। देखो मैं इसका आइडिया दे रहा हूं, क्या है कि गवर्नमेंट चाहता था कि गरीब लोग अपने घर में ही खुद से कुछ काम करें। जैसे पकड़ लो किसी ने स्विंग मशीन रख लिया अपने घर और सिलाई बुनाई का काम कर रही है, किसी ने बैंगल मेकिंग मशीन अपने घर में रख लिया और बैंगल बना रहे हैं वो, किसी ने ग्लास मेकिंग मशीन रख लिया। तो ऐसे करके गवर्नमेंट चाहता था कि रूरल एरियाज में लोग अपना खुद का काम करे, कोई टेलर बन गया, कोई कॉबलर बन गया, खुद का काम करे। इसको अपने घुसा सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, अब गवर्नमेंट ये देखा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो सामान बनाएगा वो तो बहुत ही कम तादाद पे बनाएगा, यहाँ प्रोडक्शन तो बहुत कम रहेगा। ठीक है, अब कोई लोग इनका सामान खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, या बड़े कंपनीज खा जाएंगे इनको, जो बिग कंपनीज है वो इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को खा जाएगा, क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने क्या है, रिजर्वेशन कर दिया था। गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन कर दिया था कुछ कुछ आइटम्स का, जो सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लाइक थिंक अबाउट बैंगल्स, थिंक अबाउट बैंगल्स। बैंगल्स वाज वन ऑफ द आइटम्स जो कि रिजर्व कर दिया गया था फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो गरीब लोग हैं अपने घर में बैंगल्स बनाएंगे, कोई बिग कंपनी, बड़ा एमएनसी या बड़ा डोमेस्टिक कंपनी इन लोग बैंगल्स नहीं बना सकता था। समझ रही हो ना? तो इस चीज को अब हटा दिया गया, इस चीज को अब हटा दिया गया। जो एक्सक्लूसिव आइटम्स थे रिजर्व्ड स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उन आइटम्स को अब हटा दिया गया। अब ये आइटम स्मॉल स्केल वाले तो बना ही रहे हैं, साथ में बड़े कंपनीज भी बना सकते हैं। तो ये भी एक लिबरल वाला स्कीम था गवर्नमेंट का। ठीक है ना? आज चलो जैसे अपने फॉलो करते हैं, मैनी गुड्स जो कि प्रोड्यूस करता था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव नाउ बीन डी रिजर्व्ड, हैव नाउ बीन डी रिजर्व्ड। ठीक है, दिस वाज डन टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, दिस वाज डन टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। लास्ट आता है एमआरटीपीज के बारे में, ढंग से फॉलो करना सब। गवर्नमेंट पहले क्या कदम उठाता था 1991 के पहले, गवर्नमेंट क्या कदम उठाता था? गवर्नमेंट वांटेड टू कंट्रोल मोनोपोलीज। बच्चों बताओ तो, मोनोपोली को कंट्रोल करना अच्छी बात है कि गंदी बात? इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? अगर आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इंडिया में किसी का मोनोपोली बन जाए, अगर गवर्नमेंट मोनोपोली को कंट्रोल कर रहा है, इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? इट्स अ गुड थिंग। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। बस अनमोल तुमने गलत लिखा है, गुड थिंग होगा। Cause when monopoly is there, only one person is at power, बिल्कुल सही। तो क्या है, दिस वाज अ गुड थिंग। गवर्नमेंट क्या है, मोनोपोली को कंट्रोल कर रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, और गवर्नमेंट का पहले क्या सिस्टम था ना, पहले क्या सिस्टम था फॉलो करना। गवर्नमेंट का पहले क्या सिस्टम था 1991 के पहले? गवर्नमेंट के रडार में कौन कौन से टारगेट्स थे? जो भी बड़ा कंपनी होता था ना, जो भी बिग कंपनी होता था, ठीक है, जो भी बिग कंपनी होता था, गवर्नमेंट उसको टारगेट बना के रखता था। गवर्नमेंट बोलता था ये तो बिग कंपनी है, बिग प्राइवेट कंपनी का मैं बात कर रहा हूं,
ये तो बिग प्राइवेट कंपनी है, ये क्या पता पूरा इंडिया में अपना सामान बेचे, क्या पता इसका मोनोपोली बन जाए। क्या इसका मोनोपोली बना है? अभी तक इसका मोनोपोली नहीं बना है, पर एक बिग कंपनी है ये। तो मोनोपोली ना बन जाए इसलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाता था, बहुत रेस्ट्रिक्शंस। मतलब पकड़ लो कि भैया बिफोर 1991 अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज हो, एक बड़े लेवल पे आपने अपना कारोबार को बढ़ाया है, तो ये तो गलत बात हो गया। फिर गवर्नमेंट की नजरों में तो लगता है गलत बात हो गया ये। गवर्नमेंट ने इनके ऊपर इतना रेस्ट्रिक्शंस थोपा हुआ था। आफ्टर 1991 things changed. After 1991 things changed. अच्छा, बिफोर 1991 ये जो जिस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने इन पे रेस्ट्रिक्शंस डाला वो था MRTP एक्ट, जो अपने मटेरियल में लिखा हुआ भी है MRTP एक्ट। MRTP मतलब क्या हो गया? मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने ऐसे कंपनीज जो अभी तक बेटा मोनोपोली बना भी नहीं है, बड़ा कंपनी है, सक्सेसफुल कंपनी है, उस पे भी रोक टोक लगाना स्टार्ट कर दिया। नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, रोक टोक। नया जगह ब्रांच खोल रहा है, रोक टोक। नए मार्केट में एक्सपैंड करना चाह रहा है, नए मार्केट में सेल करना चाह रहा है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, तो रोक टोक। प्रॉब्लमैटिक था ये, राइट? आफ्टर 1991 थिंग्स चेंज्ड। After 1991 government went for monopolistic practices. Government went for monopolistic practices. कि गवर्नमेंट को अगर लग रहा है कि तुम ऐसा कुछ काम कर रहे हो, चाहे छोटा कंपनी चाहे बड़ा कंपनी है, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। गवर्नमेंट को लग रहा है अगर कि तुम ऐसा प्रैक्टिसेस, ऐसा पॉलिसीज ला रहे हो, ऐसा पॉलिसीज ला रहे हो जिसके थ्रू क्या है, जिसके थ्रू तुम मोनोपोली बन जाओगे, तब क्या है? गवर्नमेंट एक्शन लेगा। तब गवर्नमेंट एक्शन लेगा। जब गलती करोगे तभी ना गवर्नमेंट एक्शन लेगा। भाई बड़े आदमी बन गए हो तुम, बिना गलती किए बड़े आदमी बन गए हो, तो भी गवर्नमेंट अगर तुम्हारे ऊपर एक्शन लेते रहे, रेस्ट्रिक्शंस पे रखे, तो ये तो गलत है ना। वैसा कांड कर्म करोगे तब तब गवर्नमेंट तुम्हारे पीछे पड़े, समझ में आता है। पर बेटा यहाँ तो बड़ा कंपनी होना पाप हो गया, है कि नहीं? समझ में आया ना सबको? तो गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट चेंज हो गया। ठीक है, आ जाओ। जिस तरीके से वो मोनोपोलीज को कंट्रोल करता था, अब उसमें रिलैक्सेशन आया। पहले क्या है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट के थ्रू all those firms जिनके पास एसेट्स था अबव अ सर्टेन अमाउंट, मतलब बड़े बड़े फर्म्स जो मैं अपने एग्जांपल में दिया, बिग कंपनीज, बिग फर्म्स, बड़े बड़े फर्म्स, इनको परमिशन लेना पड़ता था, बकायदा इनको परमिशन लेना पड़ता था। और ये सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज में ही घुस सकते थे। इनको हर चीज के लिए गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता था, हर चीज के लिए। चाहे एक्सपैंड करना हो, चाहे आपको नया अंडरटेकिंग्स करना हो, मर्जर करना हो, अमलगमेशंस करना हो, ये सब आप कॉमर्स में पढ़ोगे। जो भी काम करना हो गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता था। अब लिबरलाइजेशन आया, कम लिबरलाइजेशन, गो साइमन गो बैक, दीज वेर एलिमिनेटेड, दीज वेर एलिमिनेटेड। अब गवर्नमेंट है ना, अब गवर्नमेंट का तरीका शिफ्ट हो गया। जहां पहले गवर्नमेंट बिग कंपनीज को कंट्रोल करता था, वहां अब प्रैक्टिसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। गवर्नमेंट को लग रहा है कि तुम ऐसा कुछ काम करने जा रहे हो जिससे मोनोपोली हो जाए, तब गवर्नमेंट वो नहीं होने देगा। rather than targeting big companies who are not even at fault. हाँ, बहुत बढ़िया, मजेदार, बहुत बढ़िया। तो भैया फिट का अपने जो सबसे लंबा लंबा पार्ट था वो अपने पढ़ चुके। ये दो काफी लंबे लंबे पार्ट्स थे। फाइनेंशियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर का लंबा लंबा रिफॉर्म्स था। बाकी फॉरेन एक्सचेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फिर ट्रेड सेक्टर हो गया, इसमें इतना लंबा लंबा नहीं आएगा। ठीक है ना? आ जाओ।
इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अबॉलिश करना, ये पहला इंडस्ट्रियल रिफॉर्म था। फिर पब्लिक सेक्टर का जो रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज था उसमें डिक्रीज आ गया, फ्रॉम 17 इंडस्ट्रीज टू 3 इंडस्ट्रीज। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में डी रिजर्वेशन हुआ आइटम्स का। अब इन लोग जो बनाते थे पहले, जो सिर्फ इन लोग ही बनाते थे, अब वो बाहर वाला कोई भी बना सकता है लीगली। नेक्स्ट, गवर्नमेंट जिस हिसाब से मोनोपोलीज को कंट्रोल करता था उसमें काफी रिलैक्सेशन आया है। ठीक है ना बच्चों? अब गवर्नमेंट क्या है, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस के पीछे पड़ता है, ना कि जस्ट बिकॉज आप एक बिग कंपनी हो आपके पीछे पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना बच्चों? आ जाओ यहां तक, सबको सब कुछ, जिसको जो कुछ क्लियर नहीं है पूछो, वरना सब कुछ क्लियर है तो अंगूठा दिखा दो, यस लिख दो फटाफट। आ जाओ, लिखते जाओ, अंगूठा दिखाते जाओ, एक स्टोरी की तरह समझो इस चीज को, ताकि रिवीजन जब आप करोगे आपके माथे में आइडियाज जो है फिट रहेगा, आइडियाज जो है फिट रहेगा। फिट मतलब निमोनिक आपने देख लिए थे अभी, राइट? आ जाओ। अब फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन माने इंडिया का डॉलर के मुकाबले जो रिश्ता है उसमें कैसा रिफॉर्म्स आया, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। आपको तो पता है ना 1991 तक इंडिया पूरा कंगाल हो गया था, है ना? बेकिंग बाउल ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास डॉलर्स ही नहीं बचे थे कि हम सामान कुछ इंपोर्ट करवा पाए बाहर से, बराबर? तो गवर्नमेंट थॉट इट वाज हाई टाइम नाउ टू ब्रिंग सम फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। तो गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स लाया टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, ताकि हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए। ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से डॉलर्स और आएगा इंडिया में, है ना? तो ये मेन विजन था इंडियन गवर्नमेंट का कि हम लोग को जैसे तैसे एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है। इंक्रीज फॉरेन कंपटीशन, हमें क्या है, हमें इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज को जो अभी तक सोए पड़े थे उन पे कंपटीशन का भावना जगाना है। कैसे जगाएंगे हम अलाउ कर देंगे फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आने के लिए। जहां डंटू बंटू पिज्जाज बनता होगा, फालतू पिज्जा बनाता है एकदम, वहां अब वो देखेगा कि यार डोमिनोज पिज्जा आ रहा है, पिज्जा हट आ रहा है, तो डंटू बंटू पिज्जा, कोई भी लोकल पिज्जा ईटर ही होगा ये अब और अच्छे से क्या है, टेंशन में आके अच्छे से कंपटीशन की भावना के साथ अपने क्वालिटी को बढ़िया करेगा। तो गवर्नमेंट ये भी चाहता था कि फॉरेन कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट इंक्रीज हो, इन द डोमेस्टिक मार्केट इंक्रीज हो। और सबसे मेन चीज, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस जो था, हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते, हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते थे, एक्सपोर्ट कम करते थे। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स दो तरीके से गवर्नमेंट ने लाया। एक, गवर्नमेंट ने रूपी को डिवैल्यूएट कर दिया, गवर्नमेंट ने रूपी को डिवैल्यूएट कर दिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, क्लास 12 में फॉरेन एक्सचेंज रेट बोल के एक चैप्टर आएगा, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आप लोग वहां पढ़ोगे कि कैसे डॉलर रुपीस के मुकाबले, रुपीस डॉलर के मुकाबले बढ़ता घटता है। वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। ठीक है, 11 में तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो कुछ कुछ, 12 में आप बॉस लेवल चीजों को देखोगे। ठीक है, एक बॉस लेवल कॉन्सेप्ट क्या है, रूपी का डिवैल्यूएशन। आओ कॉन्सेप्ट में समझाता हूं कि व्हाट इज रूपी का डिवैल्यूएशन। ढंग से फॉलो करना बच्चों, आराम से एकदम। $1 is 75 rupees, $1 is 50 rupees। $1 75 rupees, $1 50 rupees। इसका मतलब क्या हो गया, $1 ₹75 अपने को दिला सकता है, यहाँ $1 ₹50 दिला सकता है। आप एक यूएस सिटीजन हो, आपको इंडिया से सामान खरीदना है, आपको इंडिया से सामान खरीदना है। बताओ बताओ मेरे यूएस सिटीजन्स, आप लोग को ये रेट बढ़िया लगेगा कि ये रेट बढ़िया लगेगा, फर्स्ट की सेकंड?
आप एक यूएस सिटीजन हो, आप तो डॉलर्स में खर्चा करोगे ना, डॉलर्स में खर्चा करोगे आप इंडिया से सामान मंगा रहे हो, आपके लिए कौन सा रेट फेवरेबल होगा? फर्स्ट वाला रेट फेवरेबल होगा, बिल्कुल सही, फर्स्ट वाला रेट फेवरेबल होगा। श्रीजी तुमने गलत लिखा है, बाकी सब सही लिख रहे हो। दिस इज फेवरेबल। कैसे है फेवरेबल? ये खुद देखो भैया, तुम यूएस सिटीजन हो, तुमको खर्चा करने का मन कर रहा है $100, ठीक है। इस केस में क्या है, तुम इंडिया से मंगा पाओगे सिर्फ 7,500 रुपया का सामान, सिर्फ नहीं 7,500 का सामान मंगा पाओगे। पर अगर ये एक्सचेंज रेट हो तो तुम सिर्फ मंगा पाओगे 5,000 का सामान। दोनों में खर्चा कर रहे हो $100 ही, पर यहां तुमको मिलेगा सिर्फ 5,000 का सामान, यहां बल्कि तुमको मिलेगा 7,500 का सामान। 2,500 का फायदा हो गया ना। तो फ्रॉम यूएस पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द फॉरेनर्स पर्सपेक्टिव, ये वाला बेस्ट है, ये वाला एक्सचेंज रेट बेस्ट है, एकदम सुपर बेस्ट है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला चल ठीक है बेटा, तेरे को इससे प्यार है, तुम इसी से खरीदोगे, तुमको इसी में खरीदना है ना, इसी एक्सचेंज रेट पे तुम खरीदोगे, इसी एक्सचेंज रेट पे इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, रुपी को हम डीवैल्यूएशन रुपी का कर देते हैं, रुपी को हम डीवैल्यूएट कर देते हैं। रुपी को डीवैल्यूएट करने का मतलब क्या है कि रुपी का जो इज्जत है, रुपी का जो इज्जत है वो मार्केट में कम कर देना, रुपी का इज्जत जो है मार्केट में कम कर देना। यहां से अपने यहां जा रहे हैं, इसको डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी बोलते हैं, इसको डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी बोलते हैं। यहां पे क्या है, रुपी का जो वैल्यू है वो कम हो रहा है, रुपी का वैल्यू बढ़ नहीं रहा है, डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है बच्चों। $1 जहां 50 रुपए दिला पाता था, वहां $1 अब 75 रुपीज दिला पाएगा। डॉलर का इज्जत बढ़ रहा है बच्चों, पर रुपी का इज्जत घट रहा है, इसी को डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी बोलते हैं। तो पकड़ लो, अगर उस वक्त $1 50 रुपीज था, तो गवर्नमेंट ने डीवैल्यू करके $1 75 रुपीज कर दिया। क्यों किया होगा गवर्नमेंट ने, क्यों किया होगा बताओ तो। इससे क्या होगा बच्चों, इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा कि इंपोर्ट्स बढ़ेगा, बताना। गवर्नमेंट ने, हाँ गवर्नमेंट ने जो छल कपट किया है ये, इससे इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करवा पाएगा कि इंपोर्ट? इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा, इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा। बिकॉज फॉरेनर्स भी ज्यादा खरीदेंगे ना बच्चों, फॉरेनर्स को तो चीपर लग रहा है, फॉरेनर्स इंडिया से ज्यादा खरीदेंगे, इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो ये छल कपट किया हमारे तब के गवर्नमेंट ने, रुपी को डीवैल्यू कर दिया। मतलब क्या है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक करेंसी के वैल्यू को रिड्यूस कर दिया। ऑलराइट, आ जाओ। क्यों किया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया ताकि अब एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट्स अब बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट्स क्या है, बढ़ जाएगा। फिरंगी लोग हमारा सामान ज्यादा खरीदेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा। तो इससे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो क्राइसिस था ना अपना, कि हम लोग सिर्फ इंपोर्ट ही करवाते थे, एक्सपोर्ट करवा ही नहीं पाते थे, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो क्राइसिस है बच्चों, वी विल बी एबल टू फाइनली ओवरकम दिस, ठीक है ना। एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, इंडिया में भारी मात्रा में डॉलर्स आएगा फिर। तो यही छल कपट किया आपने, होता है ना, डाउन टू अर्थ, गो डाउन टू अर्थ, मॉडेस्ट रहोगे, डाउन टू अर्थ रहोगे, तो सब आपको प्यार करोगे। ज्यादा उड़ोगे, अपने आप को ज्यादा समझोगे, तो सब भगा देंगे वहीं से। वही चीज हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट को मार्केट डिटरमिन्ड बना दिया। गवर्नमेंट ने ये जो एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, गवर्नमेंट ने उसको फ्री कर दिया फ्रॉम इट्स कंट्रोल।
गवर्नमेंट ने उसको फ्री कर दिया फ्रॉम इट्स कंट्रोल। ये भी एक बहुत बढ़िया चीज गवर्नमेंट ने किया था। लाइक पहले क्या था, मैं बताता हूं। पहले क्या था, ऐसा सिस्टम था, $1 इज ₹20। गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, पकड़ लो, सपोज करते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने इसको फिक्स करके रखा हुआ था। फिक्स किया था, इसका मतलब क्या है कि इस एक्सचेंज रेट में बच्चों उतार चढ़ाव नहीं हो सकता, ये एक्सचेंज रेट बढ़ घट नहीं सकता। अगर कोई इंडियन को डॉलर्स खरीदना है तो 20 रुपया देकर ही खरीदना पड़ेगा। कोई अमेरिकन को रुपीस खरीदना है तो $1 के बदले 20 रुपया ही मिलेगा। ये एक्सचेंज रेट में कुछ भी फ्लक्चुएशंस नहीं हो रहा था, बिकॉज गवर्नमेंट ने इसको फिक्स करके रखा था। ये जो फिक्स वाला सिस्टम है ना, इट इज बैड। फिक्स करना इज बैड। क्यों, ये आप लोग जानोगे 12 में, इसको अपने नहीं समझते अभी। बस इतना समझ लो, अगर आप एक्सचेंज रेट को फिक्स कर रहे हो तो ये बैड हो जाएगा। डिमांड सप्लाई के हिसाब से अगर ये ऊपर नीचे हो, पकड़ लो कल 21 रुपया पहुंच जाए, आज 19 रुपया पहुंच जाए, कल 25 रुपया पहुंच जाए, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे हो, इट्स अ गुड थिंग। मार्केट डिमांड सप्लाई के हिसाब से इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अपने क्लचेस से जिसमें से गवर्नमेंट ने इसको फिक्स किया हुआ था, उसमें से गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट को निकाला और गवर्नमेंट ने इसको मार्केट डिटरमिन्ड कर दिया। नाउ इट इज नो लॉन्गर फिक्स्ड। अब क्या है, जो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, वो डिटरमिन करता है एक्सचेंज रेट को, वो डिटरमिन करता है एक्सचेंज रेट। ठीक है, बस अभी के लिए इतना जान लो आप लोग, बाकी 12 में देखना। बस जान लो, गवर्नमेंट ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से हटके फ्लोटिंग, इसको फ्लोटिंग बोलते हैं, ऊपर नीचे होता है ना, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट तक गवर्नमेंट ने इसको ले गया। गवर्नमेंट ने बोल दिया, हम इसको भैया अपने कंट्रोल से छोड़ते हैं, इसको जहां जाना है जाएगा, ऊपर जाना है ऊपर जाएगा, नीचे गिरना है नीचे गिरेगा। सिंपल सा कहानी है। ठीक है ना, आ जाओ, बस ऑलमोस्ट खत्म है अपना, ये ऑलमोस्ट खत्म है, आ जाओ बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ही लाइन का है ये तो, बस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, हाईवे बनाना है, पकड़ लो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स बनाना है, शिपिंग करवाना है सामान को। इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश का है उसको और मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ने फाइनली अलाउ कर दिया प्राइवेट कंपनीज को कि आओ आप लोग भी मिलके बनाओ। Private sector has now been allowed to enter and develop the infrastructure. प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया, घुसो इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको डेवलप करो, भाई तुम्हारा देश है। पावर प्लांट्स बनाओ, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स बनाओ, जैसे अपने कलकत्ते में यहाँ पे सीईएससी हमारे घर को इलेक्ट्रीफाई करता है। सीईएससी इज अ प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट का नहीं है, इट्स अ प्राइवेट कंपनी जो पावर हम लोग को देता है। ठीक है, तो वैसे ही गवर्नमेंट ने एनकरेज किया प्राइवेट सेक्टर को घुसने के लिए कि आओ हम लोग कितना ध्यान देंगे ये सब में, आप लोग भी बनाओ। रोडवेज हो गया, कम्युनिकेशंस में बहुत पैसा लगता है ना बच्चों, टेलीकम्युनिकेशंस में इतना पैसा था नहीं पहले किसी के पास, तभी जब स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ बीएसएनएल था। ठीक है, फिर एक एक करके एयरटेल, हचिसन, एसआर जो वोडाफोन है वो घुसा था। शिपिंग में घुसो, बैंकिंग में घुसो, एयरवेज में घुसो, एयरलाइन सेक्टर में। तो गवर्नमेंट ने बोला धीरे धीरे घुसो इन चीजों में, इनको डेवलप करो। ठीक है, लास्ट अपना बचता है ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। आओ इसमें आते हैं। पहले तो बच्चों बोलो यहां तक सब कुछ समझ में आ गया, अंगूठा दिखा दो, यस लिख दो, बोल दो फटाफट। देते जाओ फीडबैक, देते जाओ, तो क्या इंटरेक्शन बना रहता है ऐसे, है ना।
इकोनॉमी को फिट बनाने के लिए अब हमारे टी साहब आ रहे हैं, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स लिए। हमने फाइनेंशियल सेक्टर देखा, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स देखा, आई में हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स देखा, लास्ट में हम लोग ट्रेड में आते हैं, ट्रेड रिफॉर्म्स में आते हैं, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। यहां पे आप लोग को ऐसा कुछ वर्ड सुनने मिलेगा, टैरिफ्स, कोटाज, ये सब कुछ वर्ड्स आप लोग को भारी मात्रा में सुनने मिलेगा। ट्रेड, जो भी चैप्टर में ट्रेड वर्ड देखोगे ना, फॉरेन ट्रेड स्पेसिफिकली, वहां टैरिफ्स और कोटाज दिखता है। टैरिफ्स और कोटाज क्या है, फॉलो करो, आओ। टैरिफ बेसिकली हो गया टैक्स। टैरिफ बेसिकली क्या हो गया, टैक्स, जिसको अभी अपने बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट पे जो एक्स्ट्रा टैक्स लगता है उसको अपने इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं, ढंग से फॉलो करो। कुछ 2-3 हफ्ते पहले रॉयल मिंट यूके से मैं तो कॉइन्स कलेक्ट करता हूं ना, तो मैंने रॉयल मिंट यूके से कॉइन्स मंगवाया, ठीक है। कुछ 13,000 का मैंने INR के हिसाब से 13,000 का मैंने कॉइन्स मंगवाया अपने कलेक्शन के लिए। तो अब यूके से आ रहा है, ये इंपोर्टेड आइटम हो गया ना, फिर ये तो जो कॉइन्स मैं मंगा रहा हूं अपने कलेक्शन के लिए, ये इंपोर्टेड आइटम्स हो गया है। तो जब पोस्टमैन मेरे घर में आया, पोस्टमैन जब डिलीवर कर रहा था मेरे को, तो पोस्टमैन ने मेरे से इंपोर्ट ड्यूटी मांगा। पोस्टमैन ने मुझसे इंपोर्ट ड्यूटी मांगा कुछ 4,500 का। तो ये एक्स्ट्रा मेरा फटाक लग गया। कहां मैं मस्त 13,000 का सामान मंगा रहा था, कहां एक्स्ट्रा 4,500 रुपया लग गया। इसको अपने बोलते हैं टैरिफ। जब भी आप लोग कोई भी सामान इंपोर्ट करवाते हो बाहर से, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाता है, बोलो इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, बोलो टैरिफ लगाता है। पता है किस लिए लगाता होगा ये चीज? सर ताकि हम लोग इंपोर्ट करना कम कर दे और जितना स्वदेशी हो सके वो यूज करें। बिल्कुल सही, क्या बोला हर्षित, बिल्कुल सही। गवर्नमेंट टैरिफ क्यों लगाता है? आज मेरे को देखो, 13,000 तो मेरे पॉकेट से लग गया था। अब मैं देख रहा हूं यार, इसका 30-40% मेरे को इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ रहा है, 4,500 रुपए मेरा फालतू का वेस्ट जा रहा है। तो मैं अब अगली बार नहीं मंगाऊंगा, मैं सोचूंगा कि यार, अरे यार मैं वापस से मंगाऊंगा, वापस से एक्स्ट्रा मेरा इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। तो अगली बार मैं क्या है, नहीं मंगाने का ही ट्राई करूंगा। तो गवर्नमेंट टैरिफ क्यों लगाता है? गवर्नमेंट टैरिफ लगाता है ताकि डिस्करेज हो पाए इंपोर्ट। गवर्नमेंट टैरिफ इसलिए लगाता है कि हम लोग के लिए ये सामान जो है थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाए, तो हम लोग अगली बार नहीं मंगाएंगे, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। टैरिफ का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग कोटा सिस्टम समझते हैं। राजस्थान का कोटा नहीं है, ये कोटा है। कोटा मतलब हो गया क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। कोटा मतलब हो गया क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। जैसे पकड़ लो, अगर आपको दुबई से टेलीविजन सेट मंगाना है, या चलो पकड़ लो, मेरा पकड़ लो, नया घर बन रहा है, नए घर में 4 रूम है, मुझे चारों रूम के लिए मस्त वाला फैन मंगवाना है, सीलिंग फैन। मुझे पता चला कि यार दुबई में मस्त वाला एक फैन मिलता है, मेरा दिल आ गया उसमें। अब मेरे को तो वही फैन मंगाना है 4 पीस। पर पता चला कि गवर्नमेंट ने कोटा सिस्टम लगा रखा है उसमें। कोटा सिस्टम क्या हो गया? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया सीलिंग फैन तुमको मंगाना हो, सीलिंग फैन तुम मैक्स कितना मंगा सकते हो? 2 पीसेस। सीलिंग फैन तुम मैक्स मंगा सकते हो 2 पीसेस। तो इसको अपने क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट ने कोटा सेट रखा है। अगेन गवर्नमेंट का इसके पीछे क्या मोटिव होगा? अगेन लेस इंपोर्ट। हाँ,
टू रिड्यूस इंपोर्ट। गवर्नमेंट का इसके पीछे मोटिव क्या होगा? टू रिड्यूस इंपोर्ट, कि आदमी कुत्ता बिल्ली की तरह एकदम भयंकर मात्रा में सामान नहीं मंगाए। तो गवर्नमेंट के कोटा सिस्टम के कारण बोलो मेरे को जहां 4 फैन मंगाना था मैं सिर्फ 2 ही फैन मंगा पाऊंगा। समझ में आ रहा है ना? तो दीज आर सम हटकंडे दैट द गवर्नमेंट अपनाता है गवर्नमेंट ये हटकंडे, ताकि हम लोग इंपोर्ट को रिड्यूस कर पाए। क्योंकि इंपोर्ट जितना हम करते हैं ना उतना देश से डॉलर्स गायब हो जाता है, उतना देश से डॉलर्स गायब हो जाता है। सो आई होप आपको एकदम ब्यूटीफुली समझ में आ गया है टैरिफ का मतलब और कोटा का मतलब। चलो ठीक है, आओ आते हैं विद दिस इन माइंड अपने आते हैं ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स में। 1991 के पहले देयर वर अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, जैसे बहुत हाई टैरिफ्स था, कोटा सिस्टम थे, वेयर इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स में इम्पोज होता था ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचा सके। बिकॉज आदमी फिर क्या करेगा? आदमी बाहर से सामान नहीं मंगा के आदमी इंडियन इंडस्ट्री से सामान खरीदेगा ना। पर इससे इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को देखा कि हम लोग तो प्रोटेक्टेड हो गए, अब लोग तो इंपोर्ट करेंगे नहीं, बहुत कम इंपोर्ट करेंगे। तो डोमेस्टिक कंट्रीज थॉट दे वर प्रोटेक्टेड, तो दे डिड नॉट वर्क सो हार्ड देन। तो गवर्नमेंट उनको वर्क हार्ड कराने के लिए क्या किया, आओ देखते हैं। गवर्नमेंट ने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया। गवर्नमेंट ने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को पूरा का पूरा रिमूव कर दिया ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। बच्चों बताना क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या था? टैरिफ्स की कोटाज? कोटा 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 बिल्कुल सही। गवर्नमेंट ने कोटा को पूरा हटा दिया। अब जिसको जितना सामान जहां से जैसे मंगवाना है मंगवाओ। Under the new economic policy 1991, quantitative restrictions on imports and exports were greatly reduced. ठीक है, नेक्स्ट आता है इंपोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस कर दिया गया। इंपोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस कर दिया गया। टैरिफ को क्या है, टैरिफ का बात हो रहा है यहाँ पे है ना, इंपोर्ट ड्यूटीज क्या है, टैरिफ, इसको कम कर दिया गया। लाइक पकड़ लो पहले अगर 200% था तो अब पकड़ लो 40% कर दिया होगा। पहले इसको हाई रखा गया था टू मेक द गुड्स एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज इंपोर्ट्स, पर अब क्या है, इंपोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस कर दिया गया है टू अलाउ मोर इंपोर्ट्स टू ब्रिंग कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट। गवर्नमेंट देख रहा है कि पहले इंपोर्ट ड्यूटीज काफी हाई था तो लोग सामान बाहर का नहीं मंगाते थे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का सामान खरीदते थे, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से आने ये अच्छे से बनाते नहीं थे फिर सामान। तो अब कंपटीशन लाना है इंडस्ट्री में, तो इंपोर्ट ड्यूटीज गवर्नमेंट ने कम कर दिया कि लोग क्या है बाहर से भी सामान मंगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी डर से क्या है, सरवाइव करने के डर से क्या है, वो बढ़ने का ट्राई करेगा आगे, है ना। नेक्स्ट आता है बच्चों एक्सपोर्ट ड्यूटीज। इसका तो पूरा ही रिमूवल हो गया है, नाउ वी डोंट हेयर अबाउट दिस। इंपोर्ट ड्यूटीज तो रिड्यूस हुआ है बच्चों, एक्सपोर्ट ड्यूटीज पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज का मतलब फिर क्या होता होगा कि पकड़ लो मेरे को अपना अगर स्टडी मटेरियल इंडिया के बाहर कोई फिरंगी स्टूडेंट को भेजना है तो पहले मुझे उस पर भी टैक्स भरना पड़ता था, पर अब वो पूरा हट चुका है। अब वो पूरा हट चुका है। दीज हैव बीन कंप्लीटली रिमूव्ड टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स। पकड़ लो मैं उसको स्टडी मटेरियल देता 1000 रुपए में, 1000 रुपए में देता, एक्सपोर्ट ड्यूटी होता अगर जुड़ता उसमें 300 रुपए एक्सपोर्ट ड्यूटी पकड़ लो, तो मैं तो उसको 1000 में बेचता, पर बेचारे को 1300 रुपया पे करना पड़ता, 1300 रुपया पे करना पड़ता उस फिरंगी स्टूडेंट को, 300 रुपया एक्सपोर्ट ड्यूटी के हिसाब से। तो गवर्नमेंट ने इसको पूरा हटा ही दिया कि अब मैं 1000 में बेच रहा हूं, वो 1000 में खरीद रहा है, तो इससे एक्सपोर्ट्स का प्राइस कम हो गया ना। तो इंडियन गुड्स भी अब दिखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। तो यहां पूरा का पूरा हम लोग बात किए हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स में, पूरा का पूरा अपने बात किए हैं कोटाज एंड टैरिफ्स को लेकर, जो मैंने यहां पे आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है ना। कुछ भी डाउट हो तो यारो पूछो मेरे को।
वरना अपने 1 मिनट और लेकर इस लिबरलाइजेशन वाले पार्ट को खत्म कर देते। हर्षित पूछो। सर गलती से दब गया था। अच्छा ठीक है, ओके। तो सिग्निफिकेंस क्या रह गया लिबरलाइजेशन से? क्या समझ में आया इसमें से अपने को कि लिबरलाइजेशन फ्रीडम दे रहा है, अच्छे से फ्रीडम दे रहा है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को टू एंटर एंड ग्रो, टू एंटर एंड ग्रो। चलो ठीक है। एनकरेज किया गया है एंटरप्रेन्योर्स को टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट लगाओ। एंटरप्रेन्योर्स को प्रेरित किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट कि आप भी पैसा लगाओ इकोनॉमी में, बढ़ाओ इकोनॉमी को आगे। और इससे क्या होगा? इससे इकोनॉमी का जो एफिशिएंसी है उसमें इंक्रीज आएगा, बिकॉज अब कंपटीशन जग गया है, कंपटीशन आ गया मार्केट में। अगर 10 लोग कंपीट कर रहे हैं, 10 लोग कंपीट कर रहे हैं, तो सब लोग ही दिन हो या रात ढंग से काम करेंगे, सारे फर्म्स, कि हम लोग को कंपटीशन में बने रहना है, हम लोग को कंपटीशन से आगे निकलना है। तो जहां उन लोग 8 घंटे में पहले 3 घंटा सोते थे, वहां उन लोग 8 घंटे में 12 घंटा काम करेंगे, अपना एफिशिएंसी बढ़ाएंगे उन लोग, तो इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगा ना। और लिबरलाइजेशन से क्या है, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल राज था उसके प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर दिया गया है। जैसे अननेसेसरी डिलेज था बच्चों, करप्शन था, ब्यूरोक्रेटिक रेड टैपिज्म था, ये सब सबब हट चुका है। हटा तो नहीं है ऑफ कोर्स, कम हो चुका है बहुत, ठीक है ना। चलो, बिंगो बिंगो मैड एंगल्स। बच्चों क्लास क्लियर था सबको, समझ में आ गया ना? लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन A to Z अपने आज खत्म कर चुके हैं बच्चों, एकदम क्लियर है तो बहुत बढ़िया। और बच्चों काइंडली क्लासेस, कुछ कुछ क्लासेस शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि वो भी डेमोस लेते जाए, ठीक है। चलो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास प्राइवेटाइजेशन के साथ। बाय भैया बाय। प्लीज नोट्स दे दीजिए ना। हाँ भेज देते हैं।